हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो इंडक्शन मोटर के बारे में। मैं आपको इंडक्शन मोटर बिल्कुल सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूं। हमने इंडक्शन मोटर की बहुत सी बातें जानी हैं, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको मैंने बताई है, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। इंडक्शन मोटर के अंदर आगे जो हमारे पास बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं। तो आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास स्टेटर्स है। स्टेटर आपको पता है जो हमारे पास मोटर का बाहरी भाग होता है स्टेटर, ठीक है। स्टेटर की जो मेरे पास ईएमएफ है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास क्या है, स्टेटर की ईएमएफ, ठीक है। जो मेरे पास स्टेटर का जो ईएमएफ बनेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टेटर का ईएमएफ क्या होता है। उसके बाद में रोटर का ईएमएफ क्या होता है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। स्टेटर की ईएमएफ की बात करेंगे तो इसको लिखता हूँ मैं E1 से। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, स्टेटर के जितने भी मेरे पास पार्ट्स हैं उनको मैं लिखूँगा 1 से, रोटर की जितनी बातें होगी उनको मैं लिखूँगा 2 से, ठीक है। अब E1 है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा 4.44 गुणा में मेरे पास यहाँ पर क्या है, गुणा में मेरे पास होगा आगे 5, ठीक है। 5 यानी कि फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी जिसे नाम दिया मैंने F1, और मेरा यहाँ पर क्या होगा T1 होगा, जो कि मेरा यहाँ पर ये टॉर्क है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर KW1, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊँगा KW1 क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं रोटर की ईएमएफ के बाद, ठीक है। रोटर की ईएमएफ मेरे पास क्या बनेगी ये आपको पता होना चाहिए। रोटर की ईएमएफ मेरी क्या बनेगी, जिसको नाम दूंगा मैं E2 से, और मेरे पास क्या बनेगा ये 4.44 F5 हमारे पास यहाँ पर 1 दे रहा हूँ तो ये मेरे पास होगा 5.2, ठीक है। अब मेरे पास इसका आपको पता होना चाहिए F के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था जो मेरी रोटर की फ्रीक्वेंसी है और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्या, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये मेरा स्टेटर है, ठीक है, बाहरी भाग है, और ये मेरे पास अंदर वाला घूमने वाला जो भाग है इसकी वाइंडिंग है, ये स्टेटर की वाइंडिंग है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 फेज मैंने सप्लाई दी है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई है मेरे पास, 440 वोल्ट मानता हूँ मैं, ठीक है। और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास है 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये मेरी सप्लाई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो मेरी अगर रोटर तक मेरी फ्रीक्वेंसी पहुँचेगी तो उसके साथ में बीच में मेरे पास जो स्लिप होती है वो मेरे पास साथ के इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, और मेरे पास जो रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मेरे पास वो होगी SF1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, स्लिप मल्टीप्लाई हो जाती है फ्रीक्वेंसी के साथ। ये मेरे पास है रोटर की फ्रीक्वेंसी और ये मेरे पास है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट हम लिखते हैं F से। तो ये आपको पता चल गया स्टेटर के बारे में। रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर होगा मेरे पास SF1, ठीक है। तो ये मेरे पास स्लिप इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और T मेरे पास क्या है, टॉर्क है मेरे पास, और KW इसके अंदर होगा 2। अब मैं आपको एक एक बात बताता हूँ मेरे क्या है इसके अंदर। सबसे पहले मेरे पास है F1 मेरा क्या होगा, 5 मेरा होता है फ्लक्स, जिसकी इकाई आपको पता होनी चाहिए, फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। दूसरा मेरे पास पॉइंट दिए रखा है यहाँ पर F आप सभी को पता है, F हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी की इकाई की बात करें तो वो होती है HZ, हर्ट्ज़ के अंदर, और या हम इसे लिख सकते हैं CPS। ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। CPS का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, ठीक है। आगे मेरे पास क्या दिया है, T1 मेरे पास क्या होगा, T1 मेरे पास होता है टॉर्क, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर T लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा टॉर्क, ठीक है। और आगे मेरे पास क्या दिया है, KW1। तो KW1 है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे, सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ते हैं KW1 के बारे में डिटेल से। एक बार मैं इसे आपको बता देता हूँ। ये होता है मेरे पास वाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। ये मेरे पास होता है वाइंडिंग फैक्टर। इसके अंदर वाइंडिंग फैक्टर में हमारे पास एक तो हमारा होता है KC, जिसे बोलते हैं कोयल स्पेन फैक्टर, ठीक है। और एक मेरे पास नाम होता है KD, जिसको नाम दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये दोनों इसी के टाइप्स है, ठीक है। KC और
केडी इसी के अंदर आते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे सिंक्रोनस मशीन के अंदर अच्छी तरह से, पूरी डिटेल से हम देखेंगे। यहाँ आपको समझना है बस KW1 क्या होता है, मेरा वाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। आपको ये मैंने बता दिया है। EMF क्या होती है, मेरी स्टेटर की EMF क्या है, रोटर की EMF क्या है। एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है ट्रांसफार्मर की EMF क्या होती है। हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर और मेरे पास जो अल्टरनेटर है उनके बारे में, दोनों के बारे में क्या है, जो हमारी EMF इक्वेशन बनती है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले मोटर की, ट्रांसफार्मर की, सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर, चारों की क्या आपको EMF के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो मेरे पास टॉपिक है वो मेरे पास क्या दिया है, इंडक्शन मोटर का अगर हम नो लोड करंट की बात करें तो ये हमारे पास कितना होता है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जो मेरे पास इंडक्शन मोटर है वो हमारी नो लोड पे है, यानी कि कोई भी उसके ऊपर भार नहीं है, नो लोड है, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इंडक्शन मोटर का नो लोड, ठीक है, बिना भार के नो लोड जो मेरे पास करंट होगा, नो लोड करंट कितना होना चाहिए, ये मेरे पास बहुत कम होता है। इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट लगभग माना जाता है 2% से लेकर 5% तक, ठीक है। ये मेरे पास होता है इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट। यहाँ भी आपको ये भी पता होना चाहिए। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, मेरे पास जो प्रतिरोध होता है मैकेनिकल, जो मेरे पास प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या होगा, रोटर का जो प्रतिरोध बटा में स्लिप और S-1 माइनस एस, ठीक है, 1 माइनस एस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर आपको पूछ लिया जाए मैकेनिकल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। मैकेनिकल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, R2 बटा में S 1 माइनस एस, ठीक है। आपको डायरेक्ट इतना याद रखना है। ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए जो कि एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। आगे मेरे पास जो पॉइंट होगा वो मेरे पास है, जो हम स्क्विरल केज जो यूज़ करते हैं, जो हम स्क्विरल केज रोटर यूज़ करते हैं। स्क्विरल केज रोटर के अंदर कौन कौन से टाइप बनते हैं हमारे, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्क्विरल केज के बारे में, पूरी डिटेल से मैंने आपको बातें बताई है। हमारा स्क्विरल केज रोटर है किस तरह का होता है, उसके अंदर टॉर्क की कंडीशन क्या होती है स्क्विरल केज रोटर के अंदर, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आगे हम देखते हैं जो हमारे पास स्क्विरल केज टाइप रोटर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, स्क्विरल का मतलब क्या बताया था, गिलहरी के पिंजरे का जैसा जो रोटर है मेरा, ठीक है, उसे बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। इसके अंदर मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, स्क्विरल केज रोटर के अंदर मेरे पास जो टॉर्क होता है वो कम होता है, किसके अकॉर्डिंग, जो मेरा दूसरा रोटर है कौन सा, स्लिप रिंग रोटर के अकॉर्डिंग मेरे पास इसके अंदर जो मेरा बला घूर्णन होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसके अंदर हम बाहरी कोई भी प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जितनी भी हमारी मोटर्स वगैरह होती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही हमारे पास रोटर रहता है। तो आप सोच सकते हो कि हम इसके अंदर हमारे पास टॉर्क तो होता नहीं है, टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क होता है लेकिन कम होता है, किसके अकॉर्डिंग, स्लिप रिंग जो हमारे पास रोटर है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर टॉर्क कम है, तो फिर भी इसको ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया, इसको आगे दो भागों में बांट दिया, ठीक है। हमने ऐसा कुछ इसके अंदर कंडीशन बनाने की कोशिश की कि इसका हमारे पास टॉर्क बढ़ जाए, ठीक है, टॉर्क ज़्यादा हो इसके अंदर, और हमारे पास ये जो रोटर है वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दे, और इसके अंदर जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक अलग टाइप बनाया। सबसे पहला टाइप आपने सुना होगा डीप बार, ठीक है। डीप बार मतलब गहरा, बार का मतलब छड़, ठीक है। डीप का मतलब होता है गहराई और बार का मतलब होता है छड़। तो ये मेरे पास एक टाइप बन रहा है स्क्विरल केज का डीप बार रोटर, ठीक है। दूसरा रोटर भी एक और बनाया हमने स्क्विरल केज के अंदर ही, कौन सा है मेरे पास, वो है मेरे पास डबल लेयर रोटर, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं डीप बार और डबल लेयर रोटर के बारे में। तो मैं आपको इनके बारे में अब डिटेल से बताता हूँ, डीप बार में क्या होता है और मेरे पास जो डबल लेयर है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए स्क्विरल केज के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है।
और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ भी आ रहा है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताएं। हम उस सुझाव के लिए ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से आपको 10th और 12th मैथ और आपको फिजिक्स देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसी चैनल पे आपको क्या है, टेक्निकल जो सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैं आपको करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं डीप बार रोटर के बारे में। डीप बार रोटर, डीप का मतलब क्या बताया मैंने आपको? डीप का मतलब होता है मेरे पास गहरा, बार का मतलब क्या होता है मेरे पास जो छड़ें होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस रोटर के अंदर क्या हम वाइंडिंग करते या नहीं करते। मैंने आपको क्या बताया था, इस रोटर के अंदर हम वाइंडिंग्स नहीं करते। इस रोटर के अंदर हमारे पास क्या होती है, एल्यूमिनियम, जो मेरे पास एल्यूमिनियम या मेरे पास क्या होगी, तांबे की छड़ होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम या तांबे की हम छड़ यूज़ करते हैं, बार यूज़ करते हैं। इसके अंदर वाइंडिंग यूज़ नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ स्टार्टिंग के अंदर, जो हमने फर्स्ट लेक्चर था हमारा इंडक्शन मोटर का, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई थी, बनावट जो बताई थी, उसके अंदर मैंने डिटेल से मैंने आपको समझाया है स्क्विरल केज रोटर के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस रोटर के अंदर मेरे पास गहराई में हम छड़ यूज़ करेंगे, ठीक है। और उससे देखते हैं हमारे पास प्रतिरोध में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको मैं बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। कुछ इस तरह से होगा। ये मेरे पास क्या है, डीप बार, डीप के अंदर क्या है, गहराई के अंदर हम इसके अंदर छड़ लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, अलग अलग मैं इसके अंदर, एक मेरे पास इस टाइप की यहाँ पर छड़ बन रही है, दूसरी मेरे पास क्या है, मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया, और तीसरा मेरे पास क्या है, लास्ट के अंदर मेरे पास ये वाला भाग है, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला भाग इसको मैंने नाम दे दिया ए नाम से, दूसरा वाला भाग है मेरे पास, इसको नाम दे दिया मैंने बी से, और तीसरी वाला मेरे पास क्या है, सी भाग है। उम्मीद करूँगा आप ध्यान से समझेंगे, अच्छी तरह से आपको समझ भी आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर मेरे पास कंडीशन ये होगी, सबसे पहले इस बार के अंदर जब भी हमारे पास धारा फ्लो होगी तो क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास इस तरह से इसके चारों ओर लीकेज जो मेरे पास प्रेरकत्व है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। दोबारा और मेरे पास फ्लो होगी तो मेरे पास क्या होगा, ये तो मेरे पास ये ऊपर वाली बार है, इसके थ्रू हो रहा है। दूसरा अगर इसके थ्रू देखें हम, इस बार के थ्रू, तो मेरे पास कुछ इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है। तीसरा मेरे पास अगर मैं इस बार के थ्रू देखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, इस तरह से कुछ इसके अंदर मेरे पास लीकेज जो प्रेरकत्व है वो इसके अंदर बनेगा। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, जो पार्ट ए है मेरा, पार्ट भाग ए है, उसके अंदर क्या है, मिनिमम लीकेज फ्लक्स होगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एक ही लेयर है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे पास पार्ट ए है उसके अंदर क्या है, मेरे पास कम से कम मिनिमम लीकेज, ठीक है, मिनिमम लीकेज फ्लक्स बनेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही लीकेज फ्लक्स बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी एक है, सबसे ज़्यादा हमारा काम बन रहा है पार्ट सी के अंदर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पार्ट ए में मिनिमम लीकेज फ्लक्स है। अगर मेरा मिनिमम लीकेज फ्लक्स होगा तो मेरा लीकेज जो प्रेरकत्व होगा वो भी कम होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, लीकेज फ्लक्स मेरा कम होगा तो हमारा क्या होगा, जो मेरा लीकेज प्रेरकत्व, लीकेज दोबारा से लिखता हूँ मैं, प्रेरकत्व जो होगा, इंडक्टेंस जिसे बोलते हैं, लीकेज इंडक्टेंस, ठीक है, लीकेज इंडक्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट आपको बात ये पता चली, फर्स्ट बात मैंने आपको क्या बताई है, पार्ट ए के अंदर हमें दिखाई दे रहा है मिनिमम लीकेज फ्लक्स है तो मेरा लीकेज प्रेरकत्व भी कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, पार्ट सी की बात करें हम, पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी के अंदर क्या है, मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स लीकेज है, ठीक है, मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स है। किसके अंदर है हमारे पास, पार्ट सी के अंदर मेरे पास मैक्सिमम लीकेज
फ्लक्स यहाँ पर बन रहा है। अब मेरे पास क्या होगा, लीकेज इंडक्टेंस भी इसके अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे पास जो लीकेज, जो ऊपर वाला भाग देखा उसी तरह के हमारे पास है, लीकेज इंडक्टेंस जो होगा, लीकेज इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक पता चली। दो बातें मैंने आपको बताई है, पार्ट ए और पार्ट सी के बारे में। आगे मेरे पास क्या है, जो हमारी टॉप जो लेयर है, फर्स्ट वाली जो लेयर है, उसके अंदर क्या होगा, टॉप लेयर में मेरे पास इम्पीडेंस कम तो हमारे पास करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अब हमारे पास इस लेयर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कम मेरे पास लीकेज फ्लक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास जो टॉप लेयर होगी, जो टॉप लेयर है हमारी ए लेयर है, उसके अंदर क्या होगा मेरे पास इम्पीडेंस यानी कि जड हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में आपको पता है जो हमारी धारा क्या होती है, ज़्यादा फ्लो होती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। टॉप लेयर के अंदर हमारे पास इम्पीडेंस कम है तो हमारी धारा क्या होगी, ज़्यादा फ्लो हो जाएगी। और इस कारण क्या है, हमारे पास जो करंट होगा वो हमारे पास अलग अलग भागों में बंट रहा है। हमारे पास ए लेयर में है, बी में है, सी में है। तो हमारे पास जो करंट है वो अलग अलग भागों में यहाँ पर बंट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उस कारण क्या है हमारे पास, उसी कारण हमारे पास करंट अलग अलग भागों में बंटेगा तो हमारा जो रोटर का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, रोटर रजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास क्या पॉइंट होगा, जो हमारा करंट होगा, जो करंट है, करंट डिवाइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग बंट जाता है। ठीक है, जो हमारा करंट अलग अलग बंटेगा तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास जो रोटर का रेजिस्टेंस होगा, रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, तो हमारे पास टॉर्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें मेन मकसद हमारा क्या था, मेन मकसद हमारा यही था कि हमारे पास इस स्क्विरल केज टाइप रोटर के अंदर, डीप बार के अंदर रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और हमारे पास टॉर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको मैंने डिटेल वाइज मैंने आपको बता दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमारे पास डीप बार के अंदर क्या है, हम गहरे छड़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमारे पास लेयर्स बनी हुई है। ठीक है, इन लेयर्स के अंदर क्या हमारे पास पार्ट के अंदर कौन सा फ्लक्स कितना फ्लक्स आ रहा है वो मैंने आपको डिटेल से पूरा समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ भी आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो है डबल लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। डबल लेयर में से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे डबल लेयर के बारे में, उसमें से एग्जाम के अंदर पीछे अभी एग्जाम हुआ था हिमाचल जेईई का, वो आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था डबल लेयर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं डबल लेयर के बारे में क्या होता है। हम पढ़ते हैं डबल लेयर। ठीक है, डबल लेयर रोटर। डबल लेयर रोटर का मतलब क्या है, इसके अंदर मेरे पास दो लेयर बनी होगी। दो लेयर किस तरह से, जैसे कि सेम उसी तरह का बना के दिखाता हूँ आपको। एक मेरे पास ये लेयर होगी यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी मेरे पास क्या होगी, ये लेयर होगी यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो लेयर होगी। ये पूरा हमारा रोटर इसी तरह से बना होगा, इस तरह से। अगर पूरा हम इसको गोलाई में करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास सारे स्लॉट यहाँ पर चारों तरफ से होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डबल लेयर का मैंने आपको डायग्राम बता दिया। अब मेरे पास क्या कंडीशन है, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये मेरा भाग होता है आउटर। ठीक है, ये मेरे पास होगा आउटर केज। ठीक है, और ये मेरे पास जो भाग होगा उसे बोलते हैं इनर केज। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, ऊपर वाला भाग आउटर केज और हमारे पास नीचे वाला भाग क्या होगा, इनर केज होगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यही है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है लंबी सी छड़, इसे बोलते हैं स्लिट। ठीक है, आपको इंग्लिश में याद रखना होगा, इसे बोलते हैं स्लिट। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर एक और मेरे पास बार होगी, छड़ होगी। एक इसमें छड़ जाएगी मेरी, एक ऊपर वाले के अंदर छड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डबल लेयर है मेरे पास। एक लेयर ये है, दूसरी लेयर मेरे पास ये है। अलग अलग टाइप की दो लेयर इसके अंदर
बनी हुई है। अब मेरे पास कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो मेरे पास आउटर केज बार है, जो मेरा आउटर केज बार है, इसके अंदर आउटर केज जो मेरा बार है, ठीक है, बाहर वाला जो आउटर केज बार है, इसके अंदर आपको एरिया क्या दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन के अंदर आपको एरिया क्या दिखाई देगा। यहाँ पर मेरे पास आउटर केज बार, ये जो बार का मेरे पास जो एरिया है, एरिया मेरे पास क्या है, कम है, इससे के अकॉर्डिंग ये मेरे पास एरिया कम है, तो आपको पता होना चाहिए आर का फॉर्मूला होता है मेरे पास आर रो एल बाई ए। एरिया मेरा कम है तो मेरे पास आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या कंडीशन होगी मेरे पास, जो मेरे पास ये जो मेरी लेयर होगी उसके अंदर आर मेरा ज़्यादा होगा। आर ज़्यादा होता है जहाँ पर, उस कंडीशन में मेरे पास जो एक्स होता है वो क्या होगा, कम होता है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। और मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेरा इनर लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है उसके अंदर मेरे पास क्या है, एरिया ज़्यादा है, एरिया मेरा ज़्यादा होगा अंदर वाली लेयर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं यही बनाता हूँ, दूसरा लिखता हूँ मैं इनर लेयर के बारे में। इनर केज, इनर केज के अंदर मेरे पास क्या होगा, जो मेरा एरिया होगा, एरिया क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम यही, रो एल बटा ए। यहाँ पर मेरे पास एरिया ज़्यादा तो आर क्या होगा, कम। तो इस कंडीशन में मेरे पास आर कम है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी। बस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2 कौन कौन से, इनर आउटर लेयर के अंदर क्या याद रखना है, ये दोनों याद रखने हैं। इनर लेयर के अंदर क्या याद रखना है आपको, ये वाले दोनों पॉइंट याद रखने हैं। यही दोनों एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। हिमाचल जेई के एग्जाम में आप उठा के देख सकते हो, अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए डीप बार और डबल केज के अंदर। अब आपको यहाँ पर पता चला हमारे पास प्रतिरोध ज़्यादा हुआ ऊपर वाली साइड, तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। हमें ऊपर वाली साइड टॉर्क बढ़ाना है तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो मेरे पास आउटर केज दिया हुआ है, जो मेरा आउटर केज है उसके अंदर मेरे पास नोट्स में दिया हुआ है, हम जो छड़ यूज़ करते हैं, छड़ यूज़ करेंगे ब्रास, एल्यूमिनियम या फिर ब्रोंज की हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ये दी हुई है ब्रास की छड़, या फिर हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की, या फिर हम यूज़ करते हैं ब्रोंज की, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं, छड़ें यूज़ करते हैं तीनों आउटर केज के अंदर, ठीक है। इनर केज की बात करें, ठीक है, तो इनर केज के अंदर मेरे पास जो अंदर वाला केज है इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास छड़ होगी, वो होती है सिर्फ कॉपर की छड़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे स्टार्टर्स के बारे में। हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्टार्टर्स यूज़ करते हैं, किस टाइप के हमारे पास स्टार्टर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ड्यूल स्टार्टर का पूरा मैं आपको डायग्राम बनाकर अच्छी तरह से समझाऊंगा और हमारे पास स्टार्टर बनाने के लिए क्या क्या कौन कौन से इक्विपमेंट हमें ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो सारा हम डिटेल से कल पढ़ेंगे स्टार्टर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर लगातार इसी तरह से बढ़िया कंटेंट देता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।